हेलो फ्रेंड्स। तो आज क्लास थ्री में आज हम करेंगे लेजर कॉन्फ़िगरेशन, लीडिंग नॉन लीडिंग, देन कंट्रोलिंग एरिया कॉन्फ़िगरेशन फॉर इंडियन कंपनी एंड अदर देन इंडियन कंपनी, जो हमारी टू कंपनीज हैं। एक बार रिकैप ले लेते हैं। कल हम लोगों ने हार्ड करेंसी असाइन कर दी थी, कंपनी क्रिएट कर दी थी, कंपनी कोड क्रिएट कर दिए थे, बिजनेस एरिया कंसोलिडेशन कर दिया था, क्रेडिट कंट्रोल एरिया जो कि सेल्स के लिए यूज़ होता है कस्टमर के लिए, वो असाइन कर दिया था। तो आज के टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। तो लीडिंग और नॉन लीडिंग लेजर क्या होता है? लीडिंग लेजर बेसिकली कोई भी कंपनी, जैसे इंडियन कंपनी है। अब आपको पता होगा, इंडियन कंपनी अगर एमएनसी है तो उसके यूनिट यूएस में है या फिर कहीं और है, तो उसको उसके गैप के हिसाब से भी डेटा मेंटेन करना पड़ता है। तो उसमें सारा डेटा नहीं जाता। पर्टिकुलर किसी किसी, जैसे फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट के एडजस्टमेंट डालनी पड़ती है, या फिर पर्टिकुलर इन्वेंट्री के लिए एडजस्टमेंट डालनी पड़ती है, तो वो नॉन लीडिंग में डलती है ताकि मेरा वही इम्पैक्ट करे। सपोज मैं कहता हूँ कि मेरा एक आई गैप है, इंडियन गैप है, और मेरा एक आईएफआरएस बुक है। तो इंडियन गैप में और आईएफआरएस बुक में एंट्रियाँ जाती रहेंगी। अब सपोज मुझे कोई एडजस्टमेंट डालनी है लीडिंग लेजर में या नॉन लीडिंग लेजर में, ऑन द बेसिस ऑफ कि आई गैप में डालनी है, तो मैं लीडिंग लेजर सेलेक्ट करूँगा, इसमें एंट्री डाल दूंगा। ये डलती है FB50L से। टी कोड होता है इसका FB50L। एंड देन नॉन लीडिंग लेजर में डालनी होगी तो मैं नॉन लीडिंग लेजर में डाल दूंगा। अगर मैं कोई भी लेजर चूज़ नहीं करूँगा, एल वाला डॉक्यूमेंट चूज़ नहीं करूँगा, तो मेरी एंट्री दोनों लेजर में अपने आप जाती रहेगी। इसको पैरेलल अकाउंटिंग भी कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग एरिया। कंट्रोलिंग एरिया क्या होता है? कंट्रोलिंग एरिया बेसिकली मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के लिए यूज़ होता है, जो मेरी कॉस्ट को एलोकेट करता है। कंट्रोलिंग एरिया, अब कंट्रोलिंग एरिया क्या होते हैं कि मेरे कॉस्ट सेंटर, बेसिकली मेरे डिपार्टमेंट। अब मेरी कंपनी में एडमिन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, उसके बाद आईटी डिपार्टमेंट है। तो ये सारे कंट्रोलिंग एरिया हैं। तो इन पे मुझे अगर ये चेक करना है कि इनकी क्या क्या कॉस्ट होएगी, तो वो मेरे को कंट्रोलिंग एरिया एक्टिव करके ही मैं कॉस्ट सेंटर डाल पाऊंगा। अगर मैं कंट्रोलिंग एरिया एक्टिव नहीं करता तो मैं कॉस्ट सेंटर नहीं डाल पाऊंगा, मतलब क्रिएट ही नहीं कर पाऊंगा। अब इस कंट्रोलिंग एरिया में एसएपी स्टैंडर्ड एक क्रिएट करके देता है, 001। तो 001 क्रिएट करके देता है। या तो हम इसको कॉपी कर लें या फिर हम अपना खुद बना लें। और कॉपी करते हैं तो इसमें काफ़ी सारी सेटिंग ऑलरेडी हो रखी होती है, वो जस्ट कॉपी हो जाती है। हम एक कंट्रोलिंग एरिया को मैनी कंपनी कोड पे असाइन कर सकते हैं, वन टू मैनी कंपनी कोड पे असाइन कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि मेरा ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स प्लस मेरा फिजिकल ईयर सेम होना चाहिए। आपने देखा होगा हमारी कंपनी, तीन कंपनी है, एक यूरोप बेस्ड है, एक यूएस बेस्ड है और एक इंडियन बेस्ड है। तो यूरोप और यूएस बेस्ड जो कंपनी है उसका कैलेंडर अलग है, और मेरी जो इंडियन बेस्ड कंपनी है उसका कैलेंडर अलग है। तो हम यहाँ पे फिर दो कंट्रोलिंग एरिया बनाएंगे, एक फॉर इंडिया और एक अदर देन इंडिया। अब उस कंट्रोलिंग एरिया में कुछ कंपोनेंट भी होते हैं, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, प्रॉफिट एनालिसिस, फिर वो कोपा में चला जाता है, सीओ प्रॉफिट एनालिसिस, कंट्रोलिंग प्रॉफिट एनालिसिस। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अभी FICO पे ही रहते हैं। तो जब मैं एक्टिव करूँगा तब मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या एरियाज़ आते हैं उसमें। तो अब हमारे लास्ट ये कंप्लीट हो गए थे, तो आज हम करेंगे लीडिंग नॉन लीडिंग कंट्रोलिंग। तो कॉन्फ़िगरेशन एक बार स्टार्ट करते हैं, अपना SAP में जाएंगे। SAP में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग, न्यू में जाएंगे, न्यू 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 फाइनेंशियल ग्लोबल सेटिंग लेजर।
लेजर, डिफाइन लेजर फॉर जनरल अकाउंटिंग। तो इसमें 0L ऑलरेडी क्रिएटेड है, देन 1L नॉन लीडिंग ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो इसमें 0L ऑलरेडी क्रिएटेड आता है, उस पर तो लीडिंग पे टिक मार्क कर रखा है। एक बार लीडिंग लेजर डिफाइन हो जाता है किसी SAP में, जो प्रोडक्शन सर्वर होता है या फिर किसी पर्टिकुलर किसी कंपनी के लिए सर्वर होता है, तो फिर वो चेंज नहीं होता। हम नॉन लीडिंग जितने मर्जी बना सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, बट जनरली 2 या 3 से ऊपर नहीं होते अगर कोई बनाता भी है तो, या फिर कोई पर्टिकुलर किसी और पर्पस के लिए बना रहा हो तो बात अलग है, बाकी 2 या 3 से ऊपर नहीं होते। तो ये जस्ट कुछ नहीं होता, बस इसमें यहाँ पे लेजर का 2 डिजिट का कोड दे देते हैं, 2 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक, देन लेजर नेम और देन टोटल टेबल। तो ये FAGL FLXT ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट है इसमें, तो ये जनरल लेजर टोटल टेबल आ जाती है। बैक करते हैं, डिफाइन करेंसी फॉर लीडिंग लेजर। तो अपने कंपनी कोड पे चलते हैं, तो हमारा कंपनी कोड अभी नहीं है, तो न्यू एंट्री पे जाएंगे, देन 1500। तो 1500 में कंपनी कोड करेंसी अपने आप आ गई। थर्ड करेंसी हमें इसमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज क्योंकि मेरी 30 करेंसी जो है यूरो है, एंड देन 40 30 इज़ अ ग्रुप करेंसी एंड 40 इज़ अ हार्ड करेंसी। वैल्यूएशन नहीं लेना कुछ भी, M13। तो इसका मतलब ये है कि सोर्स करेंसी, सोर्स ट्रांसलेशन टेकिंग ट्रांजैक्शन करेंसी ऑन द बेसिस, एज अ बेसिस। तो जो ट्रांजैक्शन की करेंसी होगी सबसे पहले बेस वो होगा, और जो कन्वर्जन करेगा वो ट्रांसलेशन रेट से करेगा। तो सिस्टम जब एंट्री डालते हैं तो वो पोस्टिंग रेट के हिसाब से ट्रांसलेशन रेट लेता है, तो वो उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारी एक कंपनी का डिफ़ाइन हो गया। देन अब चलते हैं 1501, देन अगेन 30, एक्सचेंज रेट टाइप M13, देन 40, देन M13। तो USD, देन ग्रुप करेंसी यूरो एंड USD, देन अपना इंडियन कंपनी 502, कंपनी कोड करेंसी INR आ गया, देन 30 M13, देन 40, देन हमारी करेंसियाँ डिफाइन हो गई। अब सेम वर्किंग हमें नॉन लीडिंग लेजर में भी करनी होती है। डिफाइन एक्टिवेट नॉन लीडिंग लेजर, तो इस पर क्लिक करेंगे। अपना नॉन लीडिंग लेजर था 1L, क्लिक करेंगे। अब अपना कंपनी कोड ऐड करेंगे इसमें 1501 1502। तो अगेन यहाँ पे भी 30 40 30 40 30 40। अब यहाँ पे ये बेसिकली फिजिकल ईयर वेरिएंट है और यहाँ ये पोस्टिंग वेरिएंट है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा नॉन लीडिंग का पोस्टिंग वेरिएंट अलग हो, वो मेरे लीडिंग लेजर से ना चले, तो मैं उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। मैं एक वहाँ पे वेरिएंट बनाऊँगा और यहाँ पे उसको असाइन कर दूँगा। तो मेरा सपोज़ किसी टाइम में मैं चाहता हूँ कि मेरा नॉन लीडिंग लेजर खुला रहे, मैं नॉन लीडिंग लेजर में एंट्री डालना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ, बट अभी हम नहीं कर रहे उसे। तो फाइनेंशियल वर्जन फिजिकल ईयर वर्जन जो है वो है K4 एंड V3। देन वेरिएंट था इसका 1500। एक मिनट चेक कर लेते हैं क्या बनाया था हम लोगों ने। पोस्टिंग वेरिएंट, अभी हमने पोस्टिंग वेरिएंट बनाया ही नहीं है, तो इसको इतना सेव करते हैं। फिर अब सबसे पहले पोस्टिंग वेरिएंट बनाते हैं। देन पोस्टिंग वेरिएंट बना लेते हैं /OBB0। मैं T कोड से बना रहा हूँ, वैसे आपको दिखा दूंगा अभी। /OBBO न्यू एंट्री फिजिकल ईयर वेरिएंट। हमने क्या कोड रखा था? फिजिकल ईयर वेरिएंट हमने सबके लिए सेम रखा था 1500। तो 1500 फिजिकल
ईयर वेरिएंट। फिजिकल एरिया वेरिएंट भी हमें दो करने पड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो वर्ज़न है वो अलग है। तो एक कंसल्टेंट को यही चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, नहीं तो वही आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। देन ओ बी बी ओ ओ बी बी देन ये है अपना पोस्टिंग वेरिएंट। तो यहाँ पे 1500 रखते हैं, इसको 1502 कर देते हैं, ताकि सिमेट्री रहे हमारा, कहीं भी कोड में चेंज ना है। तो इसके लिए मैं इसको अलग रख रहा हूँ। देन 1500 हो गया हमारा पोस्टिंग वेरिएंट नॉन इंडिया। देन 1502 पोस्टिंग वेरिएंट इंडिया। तो ये हमारा पोस्टिंग वेरिएंट बन गया। अब अपने इसी पे चलते हैं। डिफाइन एक्टिवेट 1L पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हम लोग 1500 1500 एंड 1502, तो यहाँ पे अब देखा, अब यहाँ पे इसने ले लिया, तो यहाँ पे ये पोस्टिंग वेरिएंट डालना पड़ता है। अब जो हमने पोस्टिंग वेरिएंट बनाया है उसके लिए अब हमें उसको असाइन करना पड़ेगा OBBP से। OBBP में अपनी कंपनी कोड ये आ रही है, 1500, टेक्सास भी 1500, दिल्ली 1502। पीरियड भी साथ के साथ ही खोल लेते हैं, /NOB52। तो बेसिकली ये इंश्योर करता है कि मेरा जो सपोज़ मेरा जो क्या नाम है पीरियड है, कि वो कैसे कंट्रोल होगा, वो पोस्टिंग वेरिएंट से कंट्रोल होता है। कि सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मेरा अभी मई चल रहा है तो मई खुला रहे, तो वो पोस्टिंग पीरियड से कंट्रोल होता है। जैसे यहाँ पे पीरियड आ रहा है फ्रॉम ईयर टू ईयर, और स्पेशल पीरियड होते हैं ये। इसको कॉपी करते हैं, 5010 को कॉपी 1500। तो ये हमारा कॉपी हो गया। इसी को दोबारा कॉपी कर लेते हैं, अगर अलाउ करता है तो। कर दिया अलाउ 1502। तो ये हमारी 6 एंट्री और कॉपी हो गई है। इसको सेव कर देंगे, पीरियड हमारे ओपन हो गए। तो अब हमारे टास्क कौन कौन से कंप्लीट हो गए हैं? लीडिंग लेजर कंप्लीट, नॉन लीडिंग लेजर कंप्लीट। तो अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपना कंट्रोलिंग एरिया। कंट्रोलिंग एरिया OKKP से करेंगे। IMG से इसलिए नहीं कर रहा, IMG में 2 जगह जाना पड़ता है, इसीलिए नहीं कर रहा, लेकिन हाना में वो एक ही जगह हो गया है। न्यू एंट्री। तो हम यहाँ पे 2 कंट्रोलिंग एरिया बनाएंगे, एक फॉर इंडिया और एक अदर देन इंडिया। तो 1500 इसमें इसमें मैंने लास्ट टाइम जैसे बताया था कि इसमें लिमिटेशन होती है कि अगर मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट और फिजिकल ईयर वेरिएंट सेम है तो ही मैं सेम कंट्रोलिंग एरिया यूज़ कर सकता हूँ एमंग ऑल कंपनी। तो वही एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने क्या करा है कि 2 कंपनी के फिजिकल ईयर वेरिएंट सेम कर दिए हैं, दैट इज़ K4, और अपना इंडियन कंपनी के लिए अलग रखा है, दैट इज़ V3। तो अब इसको बनाते हैं पहले 1500 से, और फिर मैं हरारकी पे आऊँगा। हरारकी क्यों इम्पोर्टेंट होती है इसमें, पहले इसको क्रिएट करते हैं।
1500। अगर मैं इसको कंपनी एरिया इज इक्वल टू कंपनी कोड करूँगा तो वो कॉपी कर देगा उसको सारा डेटा। उसमें क्या क्या कॉपी करेगा वो? अपना करेंसी टाइप, करेंसी, देन चार्ट ऑफ अकाउंट, फिजिकल ईयर वेरिएंट। तो 1500 डालते हैं, कॉपी। डिफाइन कंपनी कोड इज़ नॉट मेंटेन्ड, कुछ इशू है। क्या कह रहा है ये? असाइनमेंट कंट्रोल रिक्वायर्ड दैट द करेंसी, फिजिकल ईयर वेरिएंट, चार्ट ऑफ अकाउंट ऑल मैन एटलीस्ट वन ऑफ दीज द कंपनी। तो हमारा कंपनी कोड 1500 ही तो था। डाटा इन कंपनी कोड इज़ नॉट मेंटेन्ड। फिफ्टीन ज़ीरो टू ट्राई करें एक बार। 15202 कहीं ना कहीं कोई सेटअप मिस है जिसकी वजह से ये रोक रहा है। एक बार चेक करते हैं। कंप्लीट डेटा मेंटेनेंस ओनली देन यू कैन असाइन द 1500 टू कंट्रोलिंग एरिया। सिस्टम कह रहा है कि यू ओनली दैट यू कैन असाइन कंपनी कोड टू कंप्लीट डेटा मेंटेनेंस, करेंसी, फिजिकल ईयर वेरिएंट, चार्ट ऑफ अकाउंट ऑल आर मेंटेन्ड इन कंपनी कोड। तो चार्ट ऑफ अकाउंट हमने क्रिएट कर दिया था, तो आई थिंक वो इससे पहले हमें शायद एक अकाउंट क्रिएट करके देख लेते हैं एक बार। बट अकाउंट FS00 ये हमारा नहीं है। क्रिएट करते हैं। हमने चार्ट ऑफ अकाउंट बना दिए थे अपने, बट हमने अभी उसको क्रिएट नहीं करा है। और असाइन शायद हम लोगों ने कर दिए थे, वो भी 62 से चेक करते हैं एक बार। हाँ, ये एरर थी यहाँ पे। हम लोगों ने अभी चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन ही नहीं करा था। 1500 1500 1500 सेव, यस। अब चलते हैं दोबारा OKKP पे। OKKP न्यू एंट्री 1500। तो अब इसमें अपने आप इसने सारा ले लिया। तो 1500 टेस्ट कंसल्टेंसी यूरो, नेम हटा देते हैं अपना। हम इसको कर देते हैं नॉन इंडिया कंट्रोलिंग एरिया, CO एरिया कर देते हैं। अब इसमें जो ये दो ऑप्शन आ रहे हैं असाइनमेंट कंट्रोल में, कंट्रोलिंग एरिया एज सेम एज कंपनी कोड एंड क्रॉस कंपनी कोड कॉस्ट अकाउंटिंग। अब सपोज़ अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन लेता हूँ, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या होगा? फिर मैं मल्टीपल कंपनी ऐड नहीं कर पाऊँगा। मैं इस वाले कंट्रोलिंग एरिया को और किसी कंपनी में यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो अगर किसी की स्टैंड अलोन कंपनी है तो यूज़ करे, बट रिकमेंडेशन यही है कि आप इसको क्रॉस कंपनी पे डालें, क्योंकि इन फ्यूचर अगर मैं कभी एक्सपेंड करना चाहूँगा तो मैं सेम कंट्रोलिंग एरिया यूज़ कर पाऊँगा। तो हम इसको कंट्रोलिंग एरिया करेंसी लेंगे। कंट्रोलिंग एरिया करेंसी लेने से क्या बेनिफिट है कि मैं कंट्रोलिंग एरिया में कुछ भी डालूंगा तो मैं कोई भी करेंसी में डाल पाऊंगा। अगर मैं कंपनी कोड करेंसी ले लूँगा तो सिस्टम वहाँ पे मुझे रेस्ट्रिक्ट करेगा। तो इसको करेंसी टाइप में कंट्रोलिंग एरिया करेंसी लिया, तो आपने देखा यहाँ पे डिफरेंट कंपनी कोड करेंसी टिक हो गया। अगर मैं इसको 10 लेता हूँ, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। अगर मैं इसको 10 लूँगा तो ये हट गया, तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा अदर देन कंपनी कोड करेंसी। और मैं जब मैं किसी MNC कंपनी में काम कर रहा हूँ या फिर मैं किसी MNC कंपनी के लिए सेटअप कर रहा हूँ, तो उनका तो या फिर इंडियन कंपनी के लिए भी कर रहा हूँ, तो वहाँ भी मल्टीपल करेंसी आ सकती हैं। तो हम इसको कंट्रोलिंग एरिया करेंसी पे लेंगे।
यू हैव सेलेक्टेड, एक बार रीड भी कर लेते हैं इसे। यू हैव सेलेक्टेड करेंसी टाइप 20 बिकॉज यू वांट टू रिकॉर्ड योर कंट्रोलिंग एरिया इन करेंसी अदर देन यूज्ड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो इसी में ही वो खुद ही कह रहा है कि हाँ ठीक है, अदर देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंसी भी आप यूज़ कर पाओगे इसमें। इफ़ डेटा फ्लो फ्रॉम CO to FI in your application, you must use currency type in the controlling area that are used to assign company code or the currency type parallel. Typically, these are type of defined for group currency, hard currency, and index-based currency. If this is not the case, you can use currency type 20 in given currency controlling area. The assignment control indicate together currency type determination. ट्राई करते हैं एक बार। देन K4 आ गया, स्टैंडर्ड हरारकी। तो स्टैंडर्ड हायरार्की हम 1500 रखेंगे इसमें। यस यस। और हायरार्की भी मैं बताऊंगा कि कैसे यूज़ करते हैं उसे हम। देन इसको सेव कर देते हैं, न्यू एंट्री। ओके KP 1500 सेव नहीं करा इसने। सेव आ गया। करेंसी वैल्यूएशन प्रोफाइल अभी एक्टिव नहीं कर रहे हम। देन डॉक्यूमेंट टाइप SA डाल देते हैं इसमें। जनरली रिकन्सिलेशन लेजर का GL कोड वैसे अलग रखते हैं, बट टेस्टिंग कर रहे हैं हम तो हम इसे ऐसे ही रखते हैं। बट ये रिक्वायरमेंट मतलब अगर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ऐसे बेसिकली जनरल लेजर के लिए भी होता है। तो एक काम करते हैं, फटाफट एक डॉक्यूमेंट टाइप बना लेते हैं, OBA7 न्यू डॉक्यूमेंट टाइप YY, नंबर रेंज 01, रिवर्स डॉक्यूमेंट भी YY डाल देते हैं। ऑथराइजेशन ग्रुप नहीं चाहिए, GL कोड के लिए यूज़ होगा ये केवल। एसेट मटेरियल के लिए भी डाल देते हैं, और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। YY डज़ नॉट एग्जिस्ट, खाली छोड़ते हैं इसे भी रिवर्सल डॉक्यूमेंट के लिए। नेगेटिव इंटर कंपनी पोस्ट, तो ये हमारा बन गया। अब चलते हैं इस पे YY, सेव करते हैं। स्टैंडर्ड हायरार्की सिस्टम शुड सिस्टम क्रिएट, यस कर दिया हमने। ट्रांसपोर्ट, तो हमारा 1500 वाला एरिया बन गया। एक्टिवेट कंपोनेंट, न्यू एंट्री, नो कंपनी कोड असाइन टू कंट्रोलिंग एरिया। ओके 1500 असाइनमेंट ऑफ कंपनी, न्यू कंपनी। तो 1500 और 1501 पे असाइन करेंगे इसे, सेव। अब एक्टिवेट कंपोनेंट पे चलते हैं, न्यू एंट्री 2021 से एक्टिवेट करते हैं इसे। अब सिस्टम पूछ रहा है क्या एक्टिवेट करना है आपको, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग कंपोनेंट एक्टिव। अब मेरी कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग एक्टिव हो गई। देन प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, यस। तो कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग बेसिकली क्या होती है? कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग होती है कि मैं कोई खर्चा कर रहा हूँ या कोई एक्सपेंस बुक कर रहा हूँ या कोई भी चार्ज कर रहा हूँ, मतलब बेसिकली मेरे यहाँ से कुछ चीज़ आउट हो रही है, तो उसके लिए एक्सपेंस P&L आइटम्स के लिए कॉस्ट सेंटर मैंडेटरी हो जाएगा। देन ऑर्डर मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट अभी एक्टिव नहीं करते, हम इसको बाद में भी एक्टिव कर सकते हैं। सपोज़ 2021 है और मैं चाहता हूँ 2022 से, मतलब 2022 से इसमें से कोई कंपोनेंट एक्टिव करना चाहता हूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम डेट डाल सकते हैं उसे। देन प्रॉफिट एनालिसिस अलग चीज़ है।
और किसी की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट डाल देते हैं। तो इसको अभी इतना ही सेव करते हैं। ये हमारा ट्रांसफ़र हो गया। बेसिक डेटा में अब हमें बनाना है अपना इंडिया के लिए 1502 ही रखते हैं इसे। अपना कंपनी कोड 1502 है ना। कंट्रोलिंग एरिया दिस वन 1502। ये हमारा आ गया। इसको भी क्रॉस कंपनी करते हैं। 10 को 20। स्टैंडर्ड हायरार्की 1500 ही रहेगी। अभी बताऊंगा, मैंने वहाँ भी 1500 लिए, यहाँ भी 1500 लिए। अभी हायरार्की को करेंगे कैसे करना है। यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट टाइप वाई देन सेव देन असाइन टू कंपनी न्यू कंपनी 1502 सेव एक्टिवेट कंपोनेंट न्यू 2021 कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग अकाउंट असाइनमेंट कंट्रोल वेदर एक्टिविटी टाइप अकाउंट असाइनमेंट एक्चुअल पोस्टिंग। तो ये भी एक्टिव करना पड़ेगा। दिस इज़ अकाउंट असाइनमेंट एक्टिविटी। तो हमारा इसको भी ऑन करना था। प्रॉफिट सेंटर कॉस्ट ऑब्जेक्ट बेसिक डेटा में एंड बैक करते हैं। तो अपना ये डेटा सेव हो गया। 1502 1500 में भी हमें अकाउंट असाइनमेंट चालू करना है। एक्टिवेट कंपोनेंट एक्टिविटी टाइप। तो ये हो गया। अब बेसिकली इन सब की डेफिनेशन क्या है वो एक बार दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारा सेटअप है पूरा। दैन कंपनी कोड एक्टिव 123 ये सब चीज़ें हैं इसमें। फिजिकल ईयर तो आपको सबको पता ही है। कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग मैंने बता ही दिया। अकाउंटिंग एक्टिविटी की जब हम कोई किसी अकाउंट में पोस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्टिविटी टाइप भी दिखाएगा एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग। तो वो दिखाऊंगा आगे कैसे कैसे दिखाएगा वो। देन ऑर्डर मैनेजमेंट अनेबल करते हैं तो हमारा इंटरनल ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है। देन प्रॉफिट एनालिसिस अगर एक्टिवेट करते हैं तो हमारा फिर कोपा ऑन होता है। बेसिकली ये प्रॉफिट एनालिसिस है, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट चैप्टर है। देन एक्टिविटी बेस्ड तो जब हम एक्टिविटी बेस्ड वहाँ पे ऑन कर रहे हैं तो यहाँ भी मैंडेटरी होगा ये कंपोनेंट एक्टिव फॉर पैरेलल कैलकुलेशन एबीसी एक्टिविटी डायरेक्शन एलोकेशन है। तो ये एलोकेशंस के लिए है बेसिकली। देन प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग प्रॉफिट सेंटर्स के लिए होता है। जो मेरे बैलेंस शीट आइटम आते हैं उन पे क्या क्या किस लेवल पे जाएगा तो वो चीज़ है। देन प्रोजेक्ट सिस्टम सेल ऑर्डर देन कंपनी कोड वैलिडेशन है। तो हमने ये ऑर्डर मैनेजमेंट भी एक्टिव कर दिया इंटरनल ऑर्डर के लिए। एक्टिविटी बेस फॉर पैरेलल कैलकुलेशन कमिटमेंट मैनेजमेंट भी एक्टिव कर देते हैं। तो हमने सारा कर दिया। अब बैक करते हैं अपना यही सेटअप 1502 में भी कर देते हैं। एक्टिवेट कंपोनेंट एक्टिव करने में कोई इशू नहीं है, यूज़ नहीं करेंगे बाद में।
तो कोई उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कहीं दिक्कत देगा तो उसके बाद चेक कर लेंगे एक बार क्या एरर है क्या नहीं है। बैक करते हैं। तो हमारी कंट्रोलिंग एरिया भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे APAR और GL की, या फिर पहले चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन कर दूं? तो कमेंट करके बता देना पहले क्या करूं, कुछ भी कर सकते हैं, APAR या चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अरे एक मेजर पॉइंट रह गया हमारा जिसमें CCPC मास्टर। तो अब ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है जो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि किसी ने बताया होगा। तो हरारकी जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है वैसी हरारकी बनाएंगे। सबसे पहले ग्रुप 1500, ग्रुप के बाद आती है कंपनी, कंपनी के बाद है हमारा सेक्शन। तो कंपनी कोड हमारे पास ऑलरेडी है तो इसको यहाँ पे करते हैं। तो ये बेसिकली ग्रुपिंग बनेगी। तो 1500 हमारा ग्रुप हो गया, 15 हमारे कंपनी कोड हो गए। तो इसको हम करेंगे। तो हमारा कंपनी कोड है 1500, 1500 में 01 या 0 ही लगा देते हैं, 15000। तो ये हमारा कंपनी कोड हो गया। या और एक्सटेंड करना है तो C0 कर देते हैं, कंपनी 0, देन कंपनी 1, देन कंपनी 2। तो ये बेसिकली हायरार्की है। अब इसमें सेक्शंस, सेक्शन में हम लोग कर देते हैं C0 S1 सेक्शन 1। तो ये कोड हो गया और नाम इसका अलग दे देंगे, देन सेक्शन 2। ऐसे ही अपना यहाँ पे कर लेते हैं S1 S2। तो ये कोड क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा? S1 इज़ रिलेटेड टू हेड ऑफिस एंड देन S2 इज़ सेल्स ऑफिस। देन S1 देन S2। तो अब ये हमारे सेक्शन कोड और डिस्क्रिप्शन, ये डिज़ाइन हो गया अपना। देन कॉस्ट सेंटर कोड सिंपल रखते हैं इसको, और डिपार्टमेंट की कोडिंग भी देनी पड़ेगी हमें। देन डिपार्टमेंट कोड, देन S1 के साथ D1 लग जाएगा, D2, D3, D4, D5। तो ये बेसिकली ग्रुपिंग कब यूज़ होती है? ग्रुपिंग यूज़ होती है हमारी जब हम कोई एलोकेशंस करते हैं या फिर कोई रिपोर्ट्स निकालते हैं कॉस्ट सेंटर से, कॉस्ट कंट्रोलिंग से रिलेटेड, तब ये वहाँ पे बहुत काम आती है। देन इसको कर देते हैं हम SC1 C0S को C1S। ये हमारा C1S हो गया। सेल्स ऑफिस इसको हटा देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। देन ऐसे हमारा C2।
को भी हटा देते हैं, ऊपर ले लेते हैं। देन अपना S2 आ रहा है, ठीक है। देन C1S को C2S, तो ये हमारा हायरार्की बन गई यहाँ पे। इसको डिलीट कर देते हैं, ये बन गया। और ये हमारे बैलेंस शीट प्रॉफिट सेंटर हैं, 1500, 1501, 1502। ये डायरेक्ट स्टैंड अलोन रहेंगे, फिर मैं बताता हूँ आगे कैसे करेंगे। तो ये हमारे ग्रुप हो गया। तो अब इसको रीड कैसे करते हैं ये भी बताता हूँ। और यूज़ क्या है। अब सपोज़ मुझे पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ डेटा निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 1500 ग्रुप डालूंगा, सारा डेटा निकलाएगा। अगर मुझे कंपनी कोड पे निकालना है तो मैं 1500 C0 डालूंगा, कंपनी ज़ीरो, तो ये सारा डेटा इस लेवल पे निकलाएगा। तो इसमें क्या होगा, जब मैं इस पर चलाऊँगा तो मेरा तीनों कंपनी का डेटा आ जाएगा, पूरा ब्रॉड लेवल पे डेटा आएगा। इस ग्रुप पे चलाऊँगा तो कंपनी लेवल पे डेटा आएगा। देन इस लेवल पे चलाऊँगा तो सेक्शंस का डेटा आएगा। अभी मैंने हर सेक्शन में एक ही डिपार्टमेंट बनाया है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक सेक्शन में एक ही डिपार्टमेंट हो। तो अब जैसे हेड ऑफिस है, मुझे हेड ऑफिस का डेटा चाहिए, तो मुझे S1 चलाना है, सारा हेड ऑफिस का डेटा एक बारी में आ जाएगा। अब ऐसे ही सेल्स ऑफिस है, सेल्स ऑफिस में अभी मैंने एक ही कॉल सेंटर बनाया है। अगर मल्टीपल बनाऊंगा तो पर्टिकुलर मुझे उस सेल्स ऑफिस का जो खर्चा चाहिए वो मुझे एक बारी में मिल जाएगा। तो इसका यूज़ ये होता है बेसिकली। तो इसी को हम सिस्टम में बनाएंगे। मास्टर्स में इकट्ठे चढ़ाएंगे, मास्टर वेंडर मास्टर, कस्टमर मास्टर और GL मास्टर। GL मास्टर भी मैंने डिज़ाइन कर रखे हैं, तो जब GL वाला एरिया आएगा तब मैं उसको समझा दूंगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो ये GL कोड यहाँ पे मैंने क्रिएट कर रखे हैं, ये रहा। और यहाँ पे लिख भी रखा है कि कौन से मॉड्यूल में यूज़ होगा, क्या है। तो ये उसमें ही एक बार मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।